जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं और सबसे पहले क्लास 9th के मैथ का जो बुक्स है उसको मैं स्टार्ट करूंगा और चैप्टर वाइज चैप्टर में चीज़ें आपको समझाऊंगा। इसके पहले मैंने 9th का साइंस और मैथ का सिलेबस बता दिया था कि 9th में क्या क्या पढ़ना होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यही हम लोग समझते हैं कि संख्या क्या है, नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है, कि क्या होती हैं, पूरा डिटेल्स के साथ ये होने वाला है वीडियो। और इसके बाद चैप्टर जो कि संख्या पद्धति है ना, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का, वो स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले ये आपको देखना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। ठीक है, तो संख्या पद्धति का ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में संख्या पद्धति क्या है ना, नंबर सिस्टम क्या है। देखिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि संख्या क्या है। ठीक है, देखिए मैं अगर आपको कहूं कि समझिए, यहां पे लिखा हूं 1, क्या लिखा हूं 1, और लिखा हूं ये 2, ऐसे लिख दिया 3 और ये लिख दिया 4। यानी आप कोई भी ये जो लिख रहे हैं ये अलग अलग, इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं डिजिट। क्या है ये? डिजिट है, यानी ये अंक है। क्या है ये? अंक। कॉन्सेप्ट समझिए, यानी 1 2 3 या 5 6 10 15 ये जो हम लिख रहे हैं वो सब क्या है? डिजिट है। क्या है वो? डिजिट है, यानी अंक है। और जब ग्रुप है ना, ग्रुप्स ऑफ डिजिट है ना, जब आप बहुत सारे अंकों के समूह आप इकट्ठा कर दोगे ना एक साथ, वो बन जाएगा नंबर। क्या बन जाएगा? नंबर, यानी संख्या। क्या बनेगा? संख्या। बात समझ में आई? यानी जो ये हम 1 2 3 4 ऐसे जो पढ़ रहे हैं वो है डिजिट। क्या है वो? डिजिट। ठीक है, और ये जो डिजिट का मतलब अंक। ठीक है, और बहुत सारे जब अंक एक साथ होंगे वो क्या होगा? नंबर। क्या होगा? नंबर। जैसे समझिए यहां पे लिखा हूं 25। क्या लिखा हूं? 25। अब बताइए इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो ये जो 2 डिजिट हैं ये क्या है? आपका नंबर है, यानी संख्या है। ऐसे में बोलूं 105 है ना, 105। अब आप बताइए ये क्या है? तो ये एक नंबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। तो ग्रुप्स ऑफ डिजिट जो होंगे है ना, यानी जो डिजिट के समूह होंगे एक साथ, वो क्या है? नंबर है। यही क्या है? नंबर है। अब यहाँ पे टॉपिक्स का नाम है नंबर सिस्टम। यानी जो नंबर ये बना हुआ है ना, ये नंबर, इन नंबरों के अगर समूह बनाते हैं है ना, तो वो बनेगा नंबर सिस्टम। क्या बनेगा? नंबर सिस्टम। तो समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर क्या है, सिस्टम क्या है, ये सब चीजें। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, यानी नंबर्स हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर है ना, नंबर कितने प्रकार के हैं। तो देखिए जो संख्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, संख्या 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है ना, और दूसरा है वास्तविक संख्या। ठीक है, एक है काल्पनिक संख्या और दूसरा है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर।
और जो वास्तविक होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, समझिए। तो संख्या दो तरह की, एक काल्पनिक और एक वास्तविक। ठीक है, इमेजिनरी और रियल। तो देखिए, जो काल्पनिक संख्या होती है ना, वो सिर्फ कल्पना मात्र में है, वो रियल में कहीं वैलिड नहीं करती है, कहीं लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इस पे प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्लास 11th-12th में जाओगे तो आपको काल्पनिक संख्याएं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो काल्पनिक संख्या ये सिर्फ कल्पना मात्र है, यानी इसकी कल्पना की गई है। ठीक है, और वो संख्या हमेशा रूट के अंदर माइनस लगा के लिखी जाती है ना। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस लगा के अगर आप लिखते हो ना, तो ध्यान रखिएगा वो सब काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या। जैसे रूट में -5, ठीक है, दूसरा रूट में -6, ठीक है, रूट में -7, रूट में -16, है ना। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है ना, इमेजिनरी नंबर है। आपको बता दूं कि जो रूट में ये है ना, रूट के अंदर, तो अगर रूट के अंदर -1 होता है, ठीक है, तो इसे आई भी बोलते हैं, यानी आयोटा। क्या बोलते हैं? आई। तो आप देखेंगे कि जो रूट के अंदर -5 है, ये इसी से बना हुआ है, यानी रूट में -1 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? √5 से, है ना। अगर रूट में -1 को मल्टीप्लाई कर दूं रूट में 5 से, तो ये जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक संख्या, है ना। यानी समझ में आ गया कि रूट में -1 जो आई है, यानी आयोटा, तो ये चीजें क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। चलिए अब समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है, यानी रियल नंबर क्या है। तो नाम में ये लिखा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, कि ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, है ना, जो वास्तव में वैलिड करती हो, वो सभी रियल नंबर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी कल्पना किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये रियल्स में होती हैं नंबर, तो वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। अब जितना भी मैंने ये नंबर्स लिखा हुआ है ना, सब है रियल नंबर। क्या है? सब रियल नंबर है। यानी हम लोग एक एक नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए समझिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? पहला प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नाम लिखा है प्राकृतिक, है ना, यानी ऐसी संख्या जो प्रकृति के द्वारा दी गई है ना। ऐसी संख्या जो प्रकृति के द्वारा, यानी जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। यानी नेचर के द्वारा जो दिया गया नंबर है ना, वह 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, यानी 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है वो है आपका 1। क्या है? 1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपका 1। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो वह है आपका इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, आप इसे कॉपी पे नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है आपका 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो है इनफाइनाइट। क्या है वो? इनफाइनाइट। अब समझिए, अब प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि यहां पे मैं दोनों लिख देता हूं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या है आपका? 1। लेकिन सबसे बड़ी पूछ दिया जाए, है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी आपका? इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जाए, पूछा जाए कि सबसे, ध्यान सुनिए, सबसे छोटी सम प्राकृतिक कौन सा संख्या? सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब बताइए इसमें सम कौन सा है? अगर 1 से स्टार्ट है तो सम कौन सा है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? तो 2। ठीक है, देखिए उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे, है ना, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या।
अब सबसे छोटी विषम, अब बताइए विषम कौन सा है, तो आपका ये 1 है कि नहीं है, है ना। विषम संख्या क्या होता है 1, ठीक है। तो ये 1, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या। तो ये था पूरा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, कंप्लीट हो गया। बात क्लियर हुई। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, है ना, यानी होल नंबर। देखिए यह है दूसरा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है ना, उस प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगाकर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 था ना इन्फिनाइट तक, इसके पहले अब 0 लगा दीजिए, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर होगा 0। क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर होगा 1, क्योंकि 1 विषम है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या वो आपका 1 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जो है कि सम पूर्ण संख्या, तो देखिए सम पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे 0 भी आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे 2 भी आंसर देते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, देखिए सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी, अगर देखिए आपको बात करें कि धनात्मक, ध्यान सुनिए, धनात्मक पूर्ण संख्या बताइए, यानी धन हो और पूर्ण बताना है, तो आपका आंसर होगा 2। क्या होगा, 2, वो भी कौन सा, सम, है ना। सबसे छोटी सम धनात्मक पूर्ण संख्या आपका 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर 0 होगा। ध्यान सुनिए, क्या पूछा जाएगा कि सम पूर्ण संख्या, आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर सम धनात्मक पूर्ण संख्या पूछ दिया जाए तो 2 रखिएगा। क्यों कि देखिए ये 0 है ना, 0 के आगे ना धन लिख सकते हैं ना माइनस लिख सकते हैं, मतलब कि 0 के आगे ना प्लस लिख सकते हैं और ना ही माइनस लिख सकते हैं, ये दोनों ही गलत हैं। 0 के आगे ना प्लस होता है ना ही माइनस होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए सम अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए सबसे छोटी तो 0, और सम धनात्मक अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए तो आप आंसर दीजिएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि 0 के आगे धन लिख ही नहीं सकते तो छोटा हो ही नहीं सकता। ये था हमारा पूर्ण संख्या, बस कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, समझ में आ गया। और देखिए जो मोबाइल है ना, मोबाइल में जो संख्या यूज होती है वो है होल संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का प्रयोग मोबाइल के कीपैड में ही किया जाता है। कंप्लीट ना, ठीक है। चलिए तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। देखिए ऐसी संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से लिखी जाए, यानी माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -5 -4 -3, है ना, ऐसे करते करते आ जाए आपका -1 और 0, फिर 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कह सकता हूँ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक लिखी जाती है ना, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक लिखी जाती है, वो सभी इंटीजर्स होती हैं, यानी पूर्णांक होता है। देखिए नाम लिखा है शब्द में पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण, है ना। अगर देखेंगे इसको तो पूर्ण प्लस अंक क्या होगा, ये पूर्णांक। इसका मतलब कि पूर्ण का मतलब पूरा, क्या चीज, पूरा, और अंक मैं आपको समझा ही चुका हूं। यानी हमेशा अगर पूरा अंक लिखते हो ना, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और होल में नहीं होना चाहिए। मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि बटे के रूप में 4/3 ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट ना, या होल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1/2 के रूप में भी नहीं होना चाहिए। वो सभी पूर्णांक होती हैं, समझ में आ गया। वो सभी पूर्णांक है यानी पूर्ण अंक है,
इंटीजर से। जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ -5, तो -5 क्या है, तो पूर्णांक है, क्योंकि माइनस में हो सकता है और ये पूरा अंक है। क्या मैं अगर ये लिख दूँ -5/2, तो बताइए क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होल में यानी फ्रैक्शन में है, ये नहीं हो सकता। क्लियर ना? हमेशा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखिए, तो इंटीजर्स समझ में आ गया पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ 0, 0 से आगे बढ़ता हूँ 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, पीछे आता हूँ -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे। तो देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो संख्या माइनस में है ना, माइनस में है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। और जो ये धन में है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक। लेकिन आप सोचेंगे कि सर ये 0 क्या है, तो 0 को सिर्फ इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक को धन पूर्णांक भी बोला जा सकता है, तो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक, तो आप कहिएगा कि न धन है न ही ये ऋण है, सिर्फ ये इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है। क्यों मैंने समझाया था कि 0 के पहले न धन लगा सकते हैं न ऋण लगा सकते हैं, इसलिए न धनात्मक है न ऋणात्मक है। समझ में आ गया? ये है आपका इंटीजर्स। कंप्लीट। पूरा अंक होना ही चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन के रूप में, होल के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया तीसरा। चलिए आप इसको नोट करते जाइएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। देखिए जब भी कोई नोट्स बनाता है ना, बस उससे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप कभी भी टीचर्स की लैंग्वेज में नोट्स ना बनाएं। ठीक है, आप उस लैंग्वेज में बनाएं जिस लैंग्वेज को आप बड़ी ही अपने तरीके से समझ सको, है ना। मैं यही कहूँगा कि आप मेरी लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में नोट्स को बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम, यानी इवन नंबर। क्या चीज़? सम यानी इवन नंबर। देखिए इवन नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या, ध्यान सुनिए, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से कट जाए, है ना। जो संख्या 2 से कट जाएंगी वो सभी सम संख्या है ना। या दूसरा रूप क्या कर सकता हूँ कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, ठीक है ना। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी सम संख्या होती है। क्या होती है? वो सम संख्या होती है। या जो संख्या 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। बात क्लियर होगी? समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे 20, 28, 88, 98, 94। आप देखेंगे कि ये संख्या 2 से कट भी जाएंगी और इनके लास्ट में 0, 8, 8, 8, 4। मैंने बताया था जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी सम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वो सम संख्या होती हैं। अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब देखिए, अब बताइए क्या 2 सम है कि नहीं है? है ना। 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक हो सकती है ना सम संख्या। पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है आपका? 2। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि सबसे छोटी सम तो यही है ना, 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या था हमारा? सम संख्या। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या, यानी ओड नंबर। देखिए विषम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, है ना। जो 2 से नहीं कटती हैं वो सभी क्या होती हैं? तो विषम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। जैसे देखिए 1, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर? तो ऊपर वाला सम था, इसे मैं हटा दूं। देखिए तो
तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटता है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपका आंसर होगा 1। क्या होगा? 1। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो आपका 1 और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। बस यही होता है सम और विषम। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझना ही तो है सिर्फ। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। समझिए भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए कंपोजिट नंबर, तो समझिएगा 6 नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। देखिए ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ध्यान सुनिए, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है ना, ध्यान सुनिए, 2 से अधिक होता है। क्या चीज? गुणनखंड। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो भाज्य संख्या होती है। जैसे समझिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ... समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 × 1 ही होगा। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 और 2 हुआ ना। 2 का निकालेंगे तो 1 × 2 होगा, यही तो हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और 2 हुआ। 3 का निकालेंगे तो 1 × 3 हुआ, यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 ही हुआ। 4 का निकालेंगे अगर तो 1 × 2 × 2 ऐसे होगा। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3। 5 का निकालेंगे तो 1 × 5 होगा, ठीक है। 6 का निकालेंगे तो 1 × 2 × 3 ऐसे ही ना होगा। तो ये गुणनखंड, मैंने क्या बोला कि जो भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो देखिए इसमें कितना है? तो 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं? 3 है, यानी 4 क्या है? तो भाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे चलेंगे। 5 है क्या? नहीं। 6 है, ठीक है। 7 को तोड़ेंगे तो 1 × 7 ही होगा, ये नहीं हो सकता। 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, ठीक है। 11 नहीं होगा, ठीक है। 12 होगा। ऐसे करते करते ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब आपसे यहीं पे प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट, क्योंकि भाज्य संख्या बहुत हो सकती है ना, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा सबसे छोटी सम। देखिए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो भी आपका आंसर होगा 4। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भी आपका आंसर होगा 4। सम है ना ये। उसके बाद पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब बताइए विषम कौन सा है? इसमें देखिए क्या 4 है क्या, 6 है क्या, 8 है क्या? नहीं, विषम क्या है? 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? 9। समझ में आ गया? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका आंसर 9 होगा। और सबसे छोटी सम 4 और सबसे छोटी तो भी 4। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? बस इतना ही पॉइंट्स तो आपको देखना है। उसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अब इसे हटा दूं। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है वो अभाज्य होती है। क्या होती है? अभाज्य होती है। अब देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 ... कर देता हूं आगे तक। अब आपने देखा कि 1 को तोड़ेंगे तो 1 × 1 होगा, लेकिन आप देखिए 1 ही 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए ये वाली संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आप समझ जाइए, 1 नहीं होने वाला। अब 2 देखिए, 2 को तोड़ेंगे तो 1 × 2 होगा, 3 को तोड़ेंगे तो 1 × 3 होगा, और 4 तो भाज्य था, ये तो होगा ही नहीं। 5 को तोड़ेंगे 1 × 5 होगा, 6 भाज्य था। इसका मतलब कि इसके गुणनखंड कितने हैं? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी 2 3 5 7 और 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर 11, फिर 12 नहीं होगा, फिर 13, ऐसे करते करते 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए आपसे पूछा जाएगा वही चीज कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी
इनफाइनाइट। सबसे छोटी सम 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 अभाज्य संख्या तो भी आपका 2। सबसे छोटी विषम 3। अब पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम और, ठीक है ध्यान सुनिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है? तो आपका है 2। 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य है। तो 2 कैसी संख्या है? सम और अभाज्य दोनों है। बस इतना ही। तो अब आपसे प्रश्न और क्या पूछेगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 15। कितनी होती है? 15। दूसरा पूछेगा 50 से 100 तक अभाज्य कितनी होती है? तो टोटल 10 होती है। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10 होती हैं और टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी? तो आप देखेंगे 15 और 10 टोटल 25। तो 25 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी आपको समझ में आ गया कि ये अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या होती है। समझते हैं सहअभाज्य क्या होता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए नाम लिखा है सह मतलब 7 और अभाज्य का मतलब कि जो अभाज्य हो, है ना। तो देखिए ऐसी संख्या, है ना, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ऐसी 2 संख्या, ठीक है ना, जिसका HCF 1 हो और वो दोनों संख्या अभाज्य हो, वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य। समझ में आ गया ना। मतलब कि ऐसी अभाज्य संख्या, है ना, जिसका HCF 1 हो। जैसे देखिए मैं एक अभाज्य संख्या लेता हूँ 2, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 3। तो बताइए 2 और 3 जो है ये दोनों अभाज्य संख्या है और इसका HCF यानी 1। अब आपको समझ में यही जरूरी है समझना कि आखिर में HCF का मतलब क्या होता है। तो बताइए इन दोनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है? तो कोई नहीं, इसका मतलब कि 1 है ना। क्यों? क्योंकि 2 को लिखा गया होगा 2 × 1 और 3 को लिखा गया होगा 3 × 1। यानी इसमें जो 1 है यही मैच कर रहा है, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। ऐसे ही देखिए 5 और दूसरा 11, 5 और 11। अब बताइए इनका HCF कितना होगा? तो इनका भी आप देखेंगे तो 5 को लिखते हैं 1 × 5, 11 को लिखते हैं 1 × 11। तो आप देखेंगे केवल एक ही मैच कर रहा है, यानी वही है HCF। HCF का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं दी गई संख्याओं के अंदर मैच करेगा वही HCF होता है। तो आप देखेंगे इसका भी 1 है। तो 5 और 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या। बस यही था सहअभाज्य संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये हो गया सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होता है वो सहअभाज्य होती है। लेकिन दूसरा अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। देखिए तो जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। देखिए नाम लिखा है जुड़वा। जुड़वा नहीं बोलते हैं। जुड़वा किसको बोलते हैं? जो डबल डबल हो, जो एक जैसा हो, है ना, वो जुड़वा होता है। तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, है ना, जो 2 जगह लिखी गई हो, मतलब 2 अभाज्य संख्या हो लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर 2 हो। समझ में आ रहा है? ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, वो अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर हो गई? ट्विन प्राइम नंबर। समझिए एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 और 3 कौन सी अभाज्य संख्या है? सह है या जुड़वा है? तो आप देखिए जुड़वा में क्या था कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। तो आप देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, इसलिए यह क्या है? सहअभाज्य। क्या है ये? सहअभाज्य। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट, ये है सहअभाज्य। लेकिन अगर मैं यही कर दूं 3 और 5, अब बताइए 3 और 5 क्या है? तो देखेंगे आप कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है ना। 5 में से 3 गया तो 2। अगर बीच का अंतर 2 है इसलिए ये जुड़वा अभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी जुड़वा अभाज्य संख्या
यानी ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ में आ गया क्या है ट्विन प्राइम नंबर। तो ये था जुड़वा अभाज्य संख्या। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि इसके नाम में ही ना सब कुछ छुपा हुआ है। ट्विन नहीं बोलते हैं कि लड़का ट्विन हो गया यानी जुड़वा हो गया। तो जुड़वा का मतलब यही होता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट समझते हैं परिमेय संख्या। क्या समझते हैं परिमेय संख्या? इसे हटा देता हूँ। देखिए अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ परिमेय संख्या बताने से पहले, ठीक है ना, जुड़वा और अभाज्य में बताइएगा कि कौन सी संख्या क्या है। 131 और कामा 133 बताना है कि ये सह अभाज्य है या जुड़वा। ठीक है, बताना है कि सह है कि जुड़वा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए जिन बच्चों को ये सह और जुड़वे में कन्फ्यूजन है वो इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, और जिन्होंने समझ लिया है ना वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पूछा गया था रेलवे में। ठीक है, ये पूछा गया था रेलवे एग्जाम में कि 131 कामा 133 बताइए कौन सी संख्या है, सह अभाज्य है कि जुड़वा अभाज्य है। तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए अब चलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। देखिए समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन शर्त क्या है कि P और जो Q है ना वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, है ना, पूरा अंक होना चाहिए। बात समझ में आ गया? P और Q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, और आपको पता है पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और शून्य भी होता है। बात सीधे समझ में आ गया ना। तो ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और एक शर्त ये है कि Q के जगह पे नॉट नहीं होना चाहिए, यानी हर में, है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस न्यूमरेटर में हो सकता है। यानी मैं अगर एग्जाम्पल कहूँ कि 0, अगर मैं केवल 0 लिख दूं तो कहूँ कि बताइए परिमेय है कि नहीं है, तो आप कहिएगा परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0/1 लिख सकता हूं ना। अब बताइए 1 का मतलब क्यों, और क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों तो नहीं ना है, इसलिए 0 ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है। अब बताइए मैं लिख दूं 4, तो बताइए 4, क्या 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, यानी P/Q लिख सकते हैं, इसलिए कौन सी संख्या है? परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गया? ऐसे देखिए 4.32 अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो बताइए क्या ये परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए अगर आप दशमलव हटाते हैं तो क्या होगा, नीचे 1 और ये 2 अंक है तो ये बन जाएगा 2 0। तो बताइए ऊपर हो गया P और नीचे हो गया Q, यानी P/Q लिख सकते हैं किसको? 4.32 को, इसलिए ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, और समझिए अगर मैं ये बोलूं 22/7 बताइए क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझिए, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया ना कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक और बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ √4, क्या लिखता हूँ? √4। अब पहले यही देखिएगा, जब कोई संख्या रूट में हो ना तो देखिए क्या वो रूट से बाहर निकल सकती है, और निकलने के बाद दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जब ये रूट से बाहर निकल सकता है इसलिए ये परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय यानी रेशनल होगा। और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो परिमेय नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई? कितना आसान है परिमेय पहचानना, समझ में आ गया? तो दशमलव वाला भी समझ में आ गया। अब कोई संख्या लिखा हो तो वो कैसे परिमेय होगा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो परिमेय क्या होता है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, भले ही P का मान 0 हो जाए। अब समझिए कौन कौन से संख्याएं जो है कि अपरिमेय है। अब क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। देखिएगा तो समझिए, परिमेय आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट यहीं पे देखिएगा। अगर आप परिमेय
है ना, परिमेय। अगर आप परिमेय संख्या को परिमेय से जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। बात समझ में आ गई ना? यदि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि यदि किसी परिमेय संख्या को, किस संख्या को? परिमेय संख्या को अपरिमेय से, क्या चीज से? अपरिमेय से, ठीक है। अगर अपरिमेय से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। मतलब समझिए कि एक परिमेय का मतलब कि शुद्ध इंसान, है ना, और अपरिमेय का मतलब कि अशुद्ध इंसान। जब शुद्ध इंसान अशुद्ध के साथ रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो ही जाएगा, और शुद्ध हमेशा शुद्ध के साथ शुद्ध ही होता है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब दूसरा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या? अगर अपरिमेय अपरिमेय के साथ जोड़ हो, है ना, ठीक है, जोड़ हो, ठीक है, और घटाना हो, ध्यान सुनिए, जोड़ हो और घटाना हो तो हमेशा अपरिमेय होगा। देखिएगा अपरिमेय कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपरिमेय, अगर अपरिमेय के साथ क्या किया जाए? जोड़ किया जाए और घटाना किया जाए, ठीक है, तो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन ये कतई फिक्स नहीं है कि अगर कोई अपरिमेय है उसके साथ भाग किया जाए या गुणा किया जाए अपरिमेय को अपरिमेय से, तो ये कतई फिक्स नहीं है कि हमेशा अपरिमेय ही आएगा, है ना। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए मैं ये देखिए √3 है ना, √3, क्या √3 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। अब एक बात बताइए, अगर यही √3 और एक अपरिमेय लिख दूं, इन दोनों को भाग कर दूं, क्या कर दूं? भाग कर दूं, तो देखिए √3 में अगर √3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब बताइए 1 आएगा तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, इसलिए कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो कोई फिक्स नहीं है कि अपरिमेय को अगर अपरिमेय से भाग करोगे तो अपरिमेय ही आएगा, परिमेय भी आ सकता है, और गुणा करोगे तो भी, यानी देख लीजिए √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा, आएगा ना। अब बताइए 3 क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए दूसरा समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यही है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है ना, वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी ठीक है, इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे देखिए, जैसे पाई, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर मैं दूसरा बोलूं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, 3.14 ... ऐसे मैंने कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये रुका नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है ना, 3.14 आगे ... ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय है ना, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? कि अगर मैं दशमलव हटाता हूं तो बताइए नीचे कितना जीरो बढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत आगे तक गई है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। अगर मुझे पता होता कि हटाने के बाद इतना हम दशमलव लगा सकते हैं तो वो हम क्या कह देते? परिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया, पाई 3.14 ... ठीक है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस कॉन्सेप्ट यही, ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछ देना, अब बताइए रूट में देखिए, रूट में 7, अब बताइए रूट में 7 परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप सोचिए √7 बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। देखिए कितना आसान है, परिमेय और अपरिमेय, बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट। आप समझ गए ना? बस आप चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति, तो आपको समझ में आएगा कि ये हमें पढ़ क्यों रहे थे, क्यों ये पढ़ रहे थे। क्योंकि मेरा हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टारगेट यही होता है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना कैसे, क्या क्या सीखना है। तो इसीलिए मैं हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हो गया टोटल अपरिमेय संख्या। अब चलिए पढ़ते हैं दशमलव संख्या। क्या पढ़ते हैं? दशमलव संख्या। देखिए
दशमलव संख्या क्या है, यहाँ पे 12 नंबर दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। देखिए दशमलव संख्या जो है कि 3 तरह की दशमलव हो सकती है। पहला जैसे मान लीजिए लिखता हूँ 3.24 ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है 3.242424 डॉट 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 ये हो सकता है। एक और हो सकता है 3.4653217456 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ध्यान सुनिएगा कि एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद आगे नहीं बढ़ रही है, रुक गई है, ठीक है। दूसरा ऐसी संख्या जो आगे बढ़ तो रही है लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही है। देखिए 24 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक संख्या आगे बढ़ तो रही है लेकिन रुक भी नहीं रही है, मतलब कि बढ़ रही है और रुक नहीं रही है। और दूसरा चीज ये संख्या रिपीट नहीं है यानी ऊपर की तरफ बार बार नहीं है। तो देखिए 3 तरह की दशमलव संख्या होती है पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई दशमलव नहीं होता है, ठीक है। दशमलव का मतलब या तो रुक जाएगी, या तो बढ़ता रहेगा तो रिपीट होता रहेगा, या बिना रिपीट हुए बढ़ता रहेगा। यही तो हो सकता है कॉन्सेप्ट, समझिएगा। तो जब कोई संख्या, ध्यान सुनिए, जब कोई संख्या दशमलव के बाद कुछ दूर जाने के बाद रुक जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब जो दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो, जहां से रिपीट होंगी है ना, बार बार दोहरा रही हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए उसके बाद जो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या है ना वो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्याएं बनती जा रही है, तो ये होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए जो ये टर्मिनेटिंग होता है और ये रिपीटिंग होता है ना, ये दोनों संख्या मिला के रेशनल नंबर यानी परिमेय होती है। याद रखिएगा कि जो रिपीटिंग होती है, जो बार बार रिपीट होती हैं, या जो टर्मिनेटिंग होती है, जो रुक जाती है, ये दोनों रेशनल नंबर है यानी परिमेय नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और जो ये वाला है नॉन रिपीटिंग, ये याद रखिएगा इरेशनल है यानी, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर होगी? कितना आसान है, बस यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि दशमलव के बाद अगर कुछ दूर जाने के बाद रुक गई है तो वो परिमेय होगी, यानी उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर दशमलव के बाद बढ़ रही है लेकिन रिपीट हो रही है बार बार, तो वो रिपीटिंग संख्या होंगी और ये भी परिमेय होंगी। अगर दशमलव के बाद बढ़ रही है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है तो वो कौन सी संख्या होगी? नॉन रिपीटिंग होंगी, और वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर, है ना, यानी परिपूर्ण संख्या। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 30 नंबर परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या, तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होती है। देखिए कोई कहा जाता है ना कि कोई भी, है ना, कोई भी इंसान दुनिया में पूर्ण नहीं है, ये शब्द आपने सुना होगा। परफेक्ट नहीं है, बोलते हैं ना कि परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट संख्या क्या होती है? परफेक्ट संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका आप जब गुणनखंड निकालोगे ना, यानी तोड़ोगे, और फिर तोड़ने के बाद अगर उसको प्लस करके ऐड करते हो तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसे आपने तोड़ा था। समझ में आया? जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे एक समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 4 है, अगर इस 4 को तोड़ूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणे 2 मल्टीप्लाई 2, यही लिख सकता हूँ ना। देखिए 4 को यही ना तोड़ सकते हैं। अब सबको जोड़िए, 1 + 2 + 2 कितना आया? तो 5, लेकिन है कितना ये? 4। यानी जिस संख्या का आप गुणनखंड निकालोगे उस गुणनखंड को अगर जोड़ोगे तो पुनः वही संख्या आ जाएगी, तो कहेंगे कि परिपूर्ण है यानी परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो देखिए ये परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का 1 × 2 हुआ, लेकिन ऐड करने पर 5 आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है। ऐसे देखिए एग्जाम्पल 6 का, 6 को देखिए 1 × 2 × 3, यही ना होगा। अब इसको ऐड करिए 1 + 2 + 3, अब ऐड करेंगे 3 2 5 और 6। इसका मतलब 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या है। तो याद रखिएगा
कि 6 और 28 और 496 ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, एक अंक की जो संख्या परफेक्ट है वो है 6, और 2 अंक का 28 और 3 अंक का 496। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आप इसको बना सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको समझाया कि प्राकृतिक, पूर्ण, है ना, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, परफेक्ट, ये सब समझा दिया, दशमलव वगैरह सब कुछ मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में मैंने पूरा वीडियो को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।